नमस्कार साथियों, आर्ट कल्चर की सबसे शानदार क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश भाटी और अब अपने शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति और कला संस्कृति के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, इसमें आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। पहला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा हस्तकला। हस्तकला नाम का टॉपिक रहेगा हमारा पहला। एक इसमें हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है रीति रिवाज, राजस्थान के रीति रिवाज। एक टॉपिक इसमें रहेगा हमारा वेशभूषा, वेशभूषा। एक है हमारा इसमें आभूषण। बिल्कुल अलग से आपको एक नोटबुक इसके लिए आज ही लगा के रख लेनी है ताकि सीक्वेंस वाइज आप एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से यहाँ पे नोट कर सको। आभूषण। इसके बाद में है हमारे लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, मेले त्योहार, मेले एवं त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, चित्रकला, चित्रकला, भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य। और एक अपने टॉपिक इसमें पढ़ेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर मंदिर, महल और हवेलियां, कुएं, तालाब, बावड़ियां, ये सारी चीजें जो है ये किस में आ जाएगी? स्थापत्य कला के अंदर आ जाएगी। लगभग मान के चलो मोटे मोटे तौर पे ये जो 15 टॉपिक है, इन 15 टॉपिक को अपने कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ परीक्षाओं में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो अभी तक कहीं पे उपलब्ध है नहीं हमारे को मटेरियल, वो भी मैं इसी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसकी आपको ऑनलाइन में बहुत ही कम रेयर बात है कि इसकी क्लास से मिले। जैसे खान पान है और राजस्थानी शब्दावली है, ये दो टॉपिक मिलते नहीं है कहीं पे और विद्यार्थी वर्ग की विशेष डिमांड है कि सर ये दो टॉपिक आप जरूर करवाना हमें, ठीक है। तो ये दो टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट जीके मिलेगा, कंप्लीट जीके मिलेगा इसमें, ठीक है। कला संस्कृति से शुरू करेंगे, अपने कला संस्कृति से स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ में अपने इसमें इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगा, जीके की मैं बात करूं तो, ठीक है। बाकी ऑल ओवर सब्जेक्ट तो सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, ये साथ में गणित है, रीजनिंग है, या हिंदी का पार्ट है, या इंग्लिश का पार्ट है, वो चीज़ें आपको मिलेगी। चाहे अगर आपके कोई मनोविज्ञान का पार्ट है, वो सारी चीज़ें मिलेगी आपको। मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता दूं कि किस प्रकार से हमें चलना है, ठीक है। और इसके बाद में है संविधान भी इसमें मिलेगा आपको। जीके के अंदर ये मेन चीजें हैं, इनमें से चाहे इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान जो भी हो, ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को आराम से? ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना और इंडेक्स बना लेना नोटबुक के अंदर भी। ये टॉपिक इसी सीक्वेंस से हमें पढ़ने हैं और एक के बाद एक बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमें इनको कंप्लीट करना है। ये टॉपिक जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जस्ट उसके साथ में आपको ऐप के ऊपर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ में नोट्स पीडीएफ के साथ साथ में जैसे आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद में आपको इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी आपको नोट्स की मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इतना बेहतरीन ढंग से हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, पूरे ऑल ओवर जीके को, कि इसके बाद में हमें कहीं पर भी अन्य जगह पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। और पूरी की पूरी आर्ट कल्चर जो है जीके जो मैं आपको है पूरा ट्रिक की सहायता से
एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए इतना शानदार मजेदार तरीके से आपको करवाऊंगा कि आपको लगभग मान के चलो 80% आपको कक्षा के अंदर ही याद हो जाएगा। और बकायदा एक नई शैली जो हम इसमें काम में लेंगे, प्रत्येक चीज को डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे हम उसको। ठीक है, हाँ, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में आपको। ठीक है, तो पहला टॉपिक साथियों कौन सा है हमारा? हस्तकला नाम का है। ठीक है, हस्तकला नाम का हमारा क्या रहेगा? पहला टॉपिक रहेगा। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है इसमें हस्तकला। कौन सा टॉपिक है हमारा? हस्तकला नाम का टॉपिक है। साथियों, नाम से स्पष्ट है कि जो चीज हाथ से बनती हो उसको क्या कहा जाता है? हस्तकला कहा जाता है। कोई भी चीज जो हमारा हाथ का हुनर है, ठीक है, तो हस्तकला का मतलब हाथ से निर्मित कला, हाथ से निर्मित कला। हाथ से निर्मित कला को क्या कहा जाता है? हस्तकला कहा जाता है। हाथ से निर्मित कला को क्या कहते हैं? हस्तकला। ये जो हस्तकला है, इसका अगर हमारे से पूछे कि प्रमुख केंद्र कौन सा है, हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है साथियों वो है बोरानाड़ा में। कहाँ है? बोरानाड़ा में। और बोरानाड़ा हमारा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। हस्तकला का तीर्थ नहीं, इसको हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहा जाएगा। तो साथियों, तीर्थ किसको कहा जाएगा? हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रमुख केंद्र बोरानाड़ा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो बोरानाड़ा के अंदर बनते हैं। तो हस्तकला का प्रमुख केंद्र है बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा हमारा कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। हस्तकला का तीर्थ जयपुर क्यों कहलाता है? क्योंकि कोई भी हस्तकला का प्रोडक्ट चाहे कहीं पे भी बने, लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए जब उसको उसका वास्तविक मूल्य प्रदान होता है ना, तो पहले उसको जयपुर लेके जाते हैं पड़े, और जयपुर की मार्केट से उसको बाहर सप्लाई किया जाता है। तो मतलब उसको अपना वास्तविक मूल्य प्रदान जयपुर में ही होता है। इसलिए हस्तकला का तीर्थ किसको कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है साथियों। किसको? जयपुर को। हाथ से निर्मित कला हस्तकला। जैसे उदाहरण के लिए बीकानेर का रसगुल्ला है, तो बीकानेर का जो रसगुल्ला है वो हाथ से बनता है, इसलिए हस्तकला है। जो चीजें हाथ से नहीं बनती, कोई मशीन से बनती है ना चीजें, तो वो हस्तकला नहीं होती कभी भी हमारी। रीजन क्या है कि जो चीज मशीन से बनेगी तो वो कहीं पर्टिकुलर कोई जगह की फेमस नहीं रहेगी, वो तो कहीं पे भी बन सकती है, हर कहीं पे उसको बना सकते हैं अपन। जैसे मान लो अगर आपने कभी ये सुना है कि कोका कोला वहां की फेमस है, ठीक है, पेप्सी जयपुर की फेमस है, मरिंडा जोधपुर की फेमस है? नहीं होता कभी भी ऐसा। क्यों? मशीनी प्रोडक्ट है, सारी जगह पे फेमस ही होते हैं, ये एक जैसी प्रोसेस है बनने की। लेकिन हाथ का जो हुनर है वो एक पर्टिकुलर जगह विशेष का फेमस होता है। जैसा रसगुल्ला बीकानेर वाले बना सकते हैं ना, वैसा रसगुल्ला जयपुर वाले नहीं बना सकते। समझ रहे हो बात को? और जैसा घेवर जयपुर वाले बना सकते हैं, वैसा ये हनुमानगढ़ वाले नहीं बना सकते। तो ये हाथ का हुनर होता है। हस्तकला टॉपिक में बहुत सारे प्रोडक्ट हमें पढ़ने हैं। इसमें जैसे मान के चलो आप कि लकड़ी से बनने वाली 5-7 प्रकार की चीजें हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे तो एक पॉइंट बना लेंगे, कास्ट कला, मतलब लकड़ी से बनने वाली कला। कपड़े की रंगाई छपाई के अगर अलग अलग प्रकार के सैंपल फेमस है, तो अपने एक पॉइंट बना लेंगे और उस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे? वस्त्र की रंगाई और छपाई, उसका पॉइंट। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पहला पॉइंट हस्तकला में रहेगा उसका नाम है कसीदा कला। पहले बिंदु का नाम क्या रहेगा? कसीदा कला नाम रहेगा। समझ रहे हो बात को? कसीदा कला क्या होती है? कसीदा कला आपने देखा होगा कि साड़ी या सूट, उनकी बाउंड्री पे गोल्डन कलर की या चमकीले सिल्वर कलर की चमकीली चमकीली पट्टी सी लगी होती है, ठीक है, तो वो कलाकारी कौन सी है? कसीदा कला। तो कसीदा कला का मतलब क्या होता है? सुनहरे या चमकीले धागे से, सुनहरे या चमकीले धागे से, सुनहरे या चमकीले धागे से क्या करना? कढ़ाई करना। क्या करना? कढ़ाई करना। कौन सी कला कहलाएगी? कसीदा कला कहलाएगी।
अब देखो कसीदा कला में जो धागा हम काम में लेते हैं, जो धागा हम काम में लेते हैं उस धागे को कहते हैं साथियों बादला। क्या कहते हैं? बादला। तो बादला क्या होता है? ये जो सुनहरा या जो चमकीला धागा होता है, चमकीला धागा, सुनहरा या चमकीला धागा क्या कहलाता है? बादला कहलाता है। तो कसीदा कला में जिस धागे का प्रयोग करते हैं कढ़ाई करने के लिए, उस धागे को क्या कहते हैं साथियों? बादला कहते हैं। और सुनहरे या चमकीले धागे से कढ़ाई करना क्या होता है? कसीदा कला होता है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है हमें। इसके बाद में देखो, वस्त्र की कढ़ाई करते समय दो चीजें होती है हमारे पास में, ताना और बाना। ताना प्लस बाना। देखो ताना बाना में अंतर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये कपड़ा है, मैंने आपको ये कपड़ा दे के कहा कि आपको इसके ऊपर कढ़ाई करके अपना नाम, अपना खुद का नाम, पत्नी का नाम, प्रेमी प्रेमिका का नाम, माता पिता का नाम, देश का नाम, जो भी आपको लिखना है इस पे, तो धागे से कढ़ाई करोगे ना इसके ऊपर, तो ये तो है ताना। और वो बाद में जिस चीज से कढ़ाई कर रहे हो वो है बाना। वो क्या है? बाना। अगर मान लो इस पे आपको छोटे छोटे सितारे जड़ने हैं तो ये कपड़ा तो क्या है? ताना। और बाद में इस पे जो बुना जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाना। दोबारा, जिस पे बुनना है वो ताना, जो उस पे बाद में बुना गया है, जिससे बुना गया है वो बाना होता है। तो ताना देखो, ताना अगर है सूती, किसका है? सूत का बना है, सूती है। और बाना चमकीले धागे का बना है, मतलब बाना किसका बना है? बादले का बना है। तो बुना गया जो कपड़ा है, जो डिजाइन है, उसको क्या कहते हैं साथियों? ताश। क्या कहते हैं उसको? ताश। ताना सूती है, बाना बादले का, तो बुना गया कपड़ा क्या कहलाएगा? ताश कहलाएगा। इसके बाद में उदाहरण लेके चलते हैं हम। जैसे मान लो ये एक कपड़ा है और इस कपड़े पे छोटी छोटी बूंदों जैसी कढ़ाई कर देंगे, उस कढ़ाई को क्या कहेंगे साथियों? मुकेश। क्या कहेंगे? मुकेश कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? मुकेश। जैसा मैं बनाऊं वैसा ही बनाना है आपको। तो ये मुकेश, ठीक है। मुकेश होती है बूंदों की कढ़ाई, बूंदों की कढ़ाई, छोटी छोटी बूंदें बना देंगे, गांठे से बना देंगे, मुकेश है। वस्त्र के किनारे अगर रेडीमेड पट्टी लगाएंगे तो इस पट्टी को क्या कहते हैं? इस रेडीमेड पट्टी को क्या कहते हैं? गोटा। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझ लेना इसको, ठीक है। गोटे की चौड़ाई ज्यादा हो तो कहलाता है लप्पा, गोटे की चौड़ाई कम हो तो कहलाती है लप्पी, ठीक है। गोटे की चौड़ाई ज्यादा हो तो लप्पा, कम है तो लप्पी। और गोटे का निर्माण 3 जगह होता है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया होगा, बार बार कुछ लोग आपसे पूछते हैं कि यहाँ क्या गोटा लेने आया क्या, या आम लेने आया क्या, यहाँ गोटा लेने आया क्या। उसको बताना है कि आटे के दुश्मन, ये जो गोटा होता है ये हर जगह नहीं मिलता। हमारे गुरुजी भाटी सर ने बताया है कि गोटा 3 जगह मिलता है। सिक्कर में एक जगह है खंडेला, कौन सी? खंडेला। भिनाए नाम की एक जगह है, अजमेर। और एक आपकी जगह रहेगी जयपुर। इन 3 जगहों पे किसका निर्माण होता है? गोटे का। किसका निर्माण होता है? गोटे का निर्माण होता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि ये जो गोटे के ऊपर फूल से बने होते हैं, इन फूलों को क्या कहते हैं? बीजिया। क्या कहते हैं? बीजिया कहते हैं। और गोटे के ऊपर बेल बनी होती है, इस बेल को क्या कहते हैं? चंपाकली। क्या कहते हैं? गोटे की बेल को चंपाकली कहते हैं। गोटे के किनारे धागे से निकले रहते हैं इस प्रकार के, उन धागों को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन धागों को किरण कहते हैं। साथ साथ में बोलते भी रहना, ठीक है, नहीं तो हाँ साथ साथ में याद हो जाए। किरण, कई बार आपने देखा होगा सालासर जाते हैं तो माता जी या कहीं पे भी जाते हैं अपने, तो एक चुनड़ी माथे पे लपेट के रखते हैं। उस चुनड़ी के साइड में गोटे की पट्टियां लगी होती हैं, ठीक है, तो वो तो है गोटा, सिल्वर गोल्डन कलर की होती है। उसके किनारे हल्के हल्के धागे निकले रहते हैं, उन धागों को क्या कहेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण।
अब देखो, गोटे को मोड़कर बनाए गए फूल कहलाते हैं गोखरू। गोखरू क्या है? अगर गोटे को मोड़कर फूल बनाए तो गोटे को मोड़कर बनाए गए फूल गोखरू, और गोटे की विशेष प्रकार की एक बेल है बांकड़ी। गोटे की विशेष प्रकार की बेल क्या कहलाती है साथियों? बांकड़ी कहलाती है। गोटे की विशेष प्रकार की बेल क्या कहलाती है? बांकड़ी कहलाती है। समझ में आ गई आपको बातें? अब दिमाग में ये आता है कुछ विद्यार्थियों के, सारों के तो नहीं, कुछ विद्यार्थियों के आता है कि सर जी गोखरू में और बीजिया में अंतर क्या है? यही फूल है, वही फूल है। देखो, अगर गोटे की पट्टी के ऊपर ही फूल जैसा डिजाइन है तो उस डिजाइन को तो बीजिया कहेंगे। लेकिन गोखरू क्या होता है? गोटे की एक पट्टी काट लेंगे और उसको इस प्रकार से क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे चारों ओर से, उसको ऐसे फोल्ड करके फूल बना के फिर कपड़े पर रख के उसकी सिलाई कर देंगे। तो गोटे की पट्टी को मोड़कर बनाए गए फूल क्या होते हैं? गोखरू। गोटे के ऊपर बने हुए फूल क्या होते हैं? बीजिया होते हैं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। हाँ, जैसे गिफ्ट लेते हैं तो गिफ्ट वाले वो रिबन लगाता है ना, ऐसे वो फूल सा बन जाता है इस प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार का फूल गोखरू होता है। चंपाकली, गोटे के ऊपर ही अगर फूल जैसा डिजाइनिंग है तो है चंपाकली। लेकिन गोटे की एक बेल अगर बाजार से बनी बनाई आए, अलग से बेल ही आएगी इतनी बड़ी सी, वो बेल अगर सूट पे रख के साइड में से सिलाई कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? अपने बांकड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बांकड़ी। एक प्रश्न आपका मेरे से ये भी रह सकता है कि सर हमने बादला कुछ और भी पढ़ा था। बिल्कुल, अब बच्चों आपने ठीक ही पढ़ा है। जोधपुर में जिंक की एक बोतल बनती है, जिंक की बनती है। ये बोतल भी क्या कहलाती है? बादला। तो ये बादला कहां का? जोधपुर का। कहां का हो जाएगा? जोधपुर का। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर गोखरू हमने कुछ और भी पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि गोखरू कलाई का आभूषण भी है। गोखरू कहां का आभूषण है? कलाई का एक आभूषण भी होता है। अब आपके दिमाग में एक देखो, इस प्रकार से पढ़ेंगे कि डाउट ना रहे कोई भी। बांकड़ी, बांकड़ी जैसा एक नाम आएगा बांकिया। शादी में बजाते हैं ना? हाँ, कईयों का बजा है, कईयों का बजने वाला है बांकिया। ठीक है, ब्याह में बजाई जाए बांकियो, शादी में बांकिया बजाते हैं। तो बांकिया एक वाद्य यंत्र है। समझ में आ गई बढ़िया तरीके से बातें आपको? बताओ, आ रही है ना समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और फटाफट इसको नोट कर लो। मैं थोड़ी साइड में आपको जगह दे देता हूं। स्क्रीनशॉट लेके फटाफट, और सुंदर सुंदर नोट्स इसके आपको बनाने हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, लोड बिल्कुल आपको नहीं लेना है, किसी प्रकार का तनाव आपको लेना नहीं है, तनाव आपको लेने भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप, ये तो कसीदे की कढ़ाई होगी। अब अपन लोग बात करेंगे कसीदे की जुत्तियों की। कसीदे की जुत्तियां, कसीदे की जो जुत्तियां हैं दोस्तों, वो बनती है, फेमस है कहाँ की? भीनमाल जालोर की। कहाँ की है? भीनमाल जालोर की है कसीदे की जुत्तियां। कसीदे की जुत्तियां पूछ ले तो कहाँ की बताएंगे? भीनमाल जालोर की। लेकिन इसके अलावा नागौर के बड्डू गांव में भी कसीदे की जुत्तियां बनाने के प्रयास हो रहे हैं। नागौर के बड्डू गांव में, कौन से गांव में? बड्डू गांव में। नागौर के बड्डू गांव में कसीदे की
जुत्ती निर्माण हेतु, कसीदे की जुत्ती निर्माण हेतु एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है यूएनडीपी योजना चलाई गई है। कौन सी योजना? यूएनडीपी योजना चलाई गई है। यूएनडीपी योजना चलाई गई है। समझ में आ रही है आपको इतनी बातें क्या? ठीक है। तो नागौर के बड्डू गांव में भी बनाने का प्रयास हो रहा है। वैसे ऑल ओवर में बात करें तो फेमस कहाँ की है? तो फेमस साथियों आपको भीनमाल ही बताना है। अब क्या होता है परीक्षा के अंदर, कई बार पेपर वाला हमारे से भीनमाल के जितने प्रश्न बनते हैं उनमें से कोई एक प्रश्न पूछ लेता है। भीनमाल के सारे प्रश्न, भीनमाल प्रश्नों का खजाना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, कहीं न कहीं से घुमा फिरा के प्रश्न यहां से उठ ही जाता है। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं साथियों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो भीनमाल है, यहां पे एक तो सुंधा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सुंधा पर्वत है। कौन सी माता है? सुंधा माता है। कौन सी माता? सुंधा माता मंदिर में 2006 में प्रथम क्या लगाया गया? रोपवे। प्रथम क्या लगाया गया था? रोपवे लगाया गया था। 2006 में प्रथम क्या लगाया गया है? रोपवे लगाया गया था। कहां पे? सुंधा माता मंदिर में। रोपवे क्या होता है दोस्तों? रोपवे इस प्रकार से, यहां जैसे मंदिर है, यहां तक पहुंचने के लिए ट्रॉली वाला सिस्टम लगाते हैं ना? हाँ, ट्रॉली वाला सिस्टम लगाते हैं, तो ये रोपवे होता है। राजस्थान में मेन 3 रोपवे हैं। पहला 2006 में, दूसरा 6-2008 में, तीसरा 8-2-16 में। 3 रोपवे कार्यरत है राजस्थान में मुख्य रूप से। तो 2006 में प्रथम रोपवे यहां लगाया गया था। ठीक है। हाँ, अब देखो ये आसानी रहती है इससे, नहीं तो क्या है, हम कोशिश करते कि यहां मैं तो सीधो ही उतरूंगा, सीधो उतरूंगा। अब इं तू उतरा वो तो खाई है बेटा गहरी, पैर फिसल जाओ और अंदर इं जाओ, सीधो फंस जाओ। इन खातर सरकार सोचा भी कोई आदमी बंदरों जैसी हरकतें ना करे, ट्रॉली वगैरह लगा के दे देंगे इनको, साथ में सरकार को आमदनी है इससे। इसके बाद में इस सब गोल का उत्पादन होता है यहाँ पे। इस सब गोल का क्या होता है? उत्पादन भीनमाल से होता है। इसके बाद में और क्या यहाँ की खास बात है, देखो ध्यान रख लेना। भालू अभ्यारण्य कहाँ है? भीनमाल में। कहाँ है भालू अभ्यारण्य? भीनमाल जालोर के अंदर है। महाकवि माघ का जन्म भी यहाँ पे हुआ। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें एक ही जगह हैं। महाकवि माघ का जन्म, ये महाकवि माघ जो है, इनको अपने राजस्थान का कालिदास कहते हैं। राजस्थान का कालिदास कहते हैं। इसके बाद में एक विद्वान है जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का भी जन्म कहां पे हुआ था? भीनमाल के अंदर हुआ था। ये जो ब्रह्मगुप्त है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है ब्रह्म स्फुट। कौन सा? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था इन्होंने, इसीलिए फेमस है ये। इसके बाद में चीनी यात्री वेनसांग भी कहां आया था? ये प्रश्न आता है। चीनी यात्री वेनसांग राजस्थान में जालोर में कहां आया था? भीनमाल में। वैसे तो वेनसांग बैराठ जयपुर में भी आया था, लेकिन भीनमाल में भी आया था। तो ये जो वेनसांग है, इसने किताब लिखी, नाम था सीयू की। वेनसांग की किताब का नाम है सीयू की। सीयू की में इसने भीनमाल को पिल्लो मोल्लो कहा। भीनमाल को क्या कहा इसने? पिल्लो मोल्लो। भूलियो बापड़ो नाम। भीनमाल भीनमाल रट्टो घणो मारियो। भीनमाल भीनमाल करतो गयो, आगे जाके भीनमाल तो भूल गयो, पिल्लो मोल्लो हो गयो है। अट्ठा को एक राजा हो, गुज्जर प्रतिहारों का शासन रहा है भीनमाल में। किसका? सबसे शक्तिशाली गुज्जर प्रतिहार भीनमाल के रहे हैं। कहां के रहे हैं? भीनमाल के रहे हैं। तो गुज्जर प्रतिहारों में एक राजा था नरबट।
नरभट्ट की उपाधि थी पिल्लापणी, ओ नाम भी भूल गयो। नरभट्ट ने नाम दियो पेल्लो पेल्ली। इसने सीयू की किताब में नरभट्ट को किस नाम से लिखा? पेल्लो पेल्ली नाम से लिख दिया। किस नाम से? पेल्लो पेल्ली नाम से लिख दिया। समझ में आ रही है ना बढ़िया तरीके से बातें? ठीक है। 2006 में यहां रोपवे लगाया गया। ठीक है। 2008 में काली या करणी माता मंदिर में लगाया गया उदयपुर में। और तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर है पुष्कर में, रत्नागिरी पहाड़ी पे पुष्कर में लगाया गया। ये 3 रोपवे है। 2006 में प्रथम रोपवे भीनमाल के अंदर है। समझ गए बढ़िया तरीके से बात? ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके और बनाओ इसके नोट्स फटाफट। स्क्रीनशॉट मार लिया आपने? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें कसीदे की साड़ियां। किसकी साड़ियां? कसीदे की साड़ियां पढ़ेंगे हम। कसीदे की साड़ियां पढ़ेंगे हम। कसीदे की साड़ियों के साथियों अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखना आप, सबसे पहले है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया, मसूरिया साड़ी, मलमल साड़ी। कोटा डोरिया, मसूरिया साड़ी और मलमल साड़ी। तो ये जो साड़ी है ये कहाँ की फेमस है? कैथून की। और कैथून कहाँ है अपना? कोटा में पड़ता है। कैथून में और कौन सी बातें फेमस है ज़्यादा, तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूं, आप बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो कैथून में विभीषण मंदिर है। किसका मंदिर है? विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून कोटा के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कैथून में क्या है? राजस्थान की प्रथम निजी कृषि उपज मंडी, ये भी कहाँ लगाई गई थी? कैथून में लगाई गई थी। अब बात है कि सर ये कलाकार है कहाँ के, कौन इनको लाया था? कोटा में बनती है साड़ी इसलिए कोटा डोरिया नाम है। मसूरिया जाति के मुस्लिम कलाकार निर्माण करते हैं इसलिए मसूरिया साड़ी है। और मुलायम होती है इसलिए क्या नाम है पड़ा? मलमल की साड़ी नाम पड़ गया। अब देखो मसूरिया क्यों कहते हैं इन कलाकारों को? क्योंकि ये मैसूर के कलाकार थे, मैसूर में काम करते थे। मैसूर मतलब कर्नाटक। मैसूर से कोटा का राजा जालिम सिंह, कोटा का राजा जालिम सिंह इन कलाकारों को कोटा ले आया था। और प्रसिद्ध कलाकार भी कोई मसूरिया ही है इसका। तो कौन है प्रसिद्ध कलाकार? अहमद मसूरिया। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसका? अहमद मसूरिया नाम है उस कलाकार का। समझ रहे हो बात को? ठीक है। इसके बाद में देखो 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो जैनब साड़ी है। कौन सी साड़ी? जैनब साड़ी। ये जो आपकी जैनब साड़ी है ये है दिगोद की। कहाँ की? दिगोद की। और दिगोद हमारा कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। दिगोद कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। इसके अलावा 3 नंबर पे हम बात करें तो फूल की साड़ी है। किसकी? फूल की साड़ी। फूल की साड़ी है कहाँ की? जोबनेर की। और जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है जोबनेर? जयपुर के अंदर है जोबनेर हमारा। और यहाँ पे ज्वाला माता मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? ज्वाला माता मंदिर कहाँ पे है? जोबनेर जयपुर के अंदर है। इसके बाद में देखो 4 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगी सूंठ की साड़ी। किसकी? सूंठ की साड़ी। से सूंठ, से सवाई माधोपुर। सूंठ की साड़ी है सवाई माधोपुर की फेमस।
सूट की साड़ी कहाँ की फेमस है? सवाई माधोपुर की फेमस है। सूट की साड़ी का मतलब इस पे डिजाइन कैसा होता है? सूट या अदरक जैसा डिजाइन होता है, इस प्रकार का। ठीक है। हाँ, 5 नंबर पे है चूवा चंदन साड़ी। कौन सी है? चूवा चंदन साड़ी है, चूवा चंदन साड़ी। 6 नंबर पे साड़ी है स्प्रे पेंटिंग। कौन सी है? स्प्रे पेंटिंग साड़ी। ये दोनों जो साड़ियां हैं साथियों, ये हमारी है राजसमंद की। कहाँ की हो जाएगी? राजसमंद की हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। कोटा डोरिया कैथून की, कैथून में भी विष्णु जी का मंदिर भी है, प्रथम निजी कृषि उपज मंडी भी है यहाँ पे। जैनब साड़ी दिगोद कोटा में है। अच्छा, कोटा डोरिया साड़ी के कलाकार मैसूर या कर्नाटक के थे, और वहां से कोटा का राजा जालिम सिंह इनको कोटा लेके आया है। फूल की साड़ी जोबनेर की है, जोबनेर जयपुर में है, जोबनेर में ज्वाला माता मंदिर भी है। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर, चूहा चंदन राजसमंद, और स्प्रे पेंटिंग साड़ियां राजसमंद। तो ये सारी बातें मिला करके हमारी कसीदा कला क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करो, मैं थोड़ी सी आपको जगह दे देता हूं। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे उस्ता कला की। किसकी बात करेंगे हम? उस्ता कला की बात करने वाले हैं। उस्ता कला का मतलब क्या होता है? उस्ता कला की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है ये? ध्यान रखना, ऊंट की खाल पर। किसकी? ऊंट की खाल पर सवर्ण चित्रांकन। ऊंट की खाल पर सवर्ण चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल पे सोने का चित्रांकन कैसे करेंगे सर? ये देखो, ऊंट की खाल पे सोने का चित्रांकन करेंगे कुछ इस प्रकार से। ऊंट की खाल का टुकड़ा है, और इसके ऊपर मान लो हमने इस प्रकार से एक कोई राजा का चित्र बना दिया हमने। तो पहले तो इसकी क्या करेंगे? ये डिजाइन जो है इसकी क्या करेंगे? खुदाई। क्या कर देंगे? खुदाई कर देंगे। और फिर कलर नहीं भरना इसके अंदर। इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि सोने के तार से डिजाइनिंग बना देनी है। तो ऊंट की खाल पे सोने के तार से जो डिजाइनिंग बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? उस्ता कला। क्या कहेंगे? उस्ता कला। अब उस्ता कला का दूसरा नाम क्या है? मुनवती कला भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं साथियों? मुनवती कला। उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं। उस्ता कला का दूसरा नाम हो गया। उस्ता कला के जो कलाकार हैं, इन कलाकारों को कहते हैं उस्ताद। उस्ता कला के कलाकारों को क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ताद कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात है कि उस्ता कला सर है कहाँ की? तो ध्यान में रखो, पहले तो ये स्टार्टिंग में थी पर्शिया की। पर्शिया या जिसको ईरान कहते हैं, वहां से ये कला कहाँ आई? लाहौर आई। कहाँ आई? लाहौर। और लाहौर से ये कला आई बीकानेर। लाहौर से ये कला कहाँ आ गई? बीकानेर। लाहौर से बीकानेर कौन सा राजा लाया था? बीकानेर का एक राजा था अनूप सिंह। बीकानेर का राजा अनूप सिंह इस कला को लाहौर से कहाँ लेके आया था? बीकानेर लेके आया था। तो पूछ ले कि उस्ता कला कहाँ की फेमस है, तो कहाँ की बताएंगे? बीकानेर की बताएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है? मेन कलाकार उस्ता कला के कौन? सबसे पहला फेमस कलाकार इसका दोस्तों था कादर बख्श। कौन था? कादर बख्श उस्ता।
उस्ता कला का प्रथम प्रसिद्ध कलाकार है। उस्ता कला का प्रथम प्रसिद्ध कलाकार कौन रहेगा? कादर बख्श। इसके बाद में नाम आता है इलाही बख्श का। किसका नाम? इलाही बख्श का नाम आता है। इलाही बख्श उस्ता क्या काम किया इसने? इसने बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह का इन्होंने आदमकद चित्र बनाया था। गंगा सिंह का क्या बनाया? आदमकद चित्र बनाया था इन्होंने। आदमकद चित्र का मतलब क्या होता है? ये जो आदमकद चित्र है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में जेनेवा के अंदर यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वहां पे लगा हुआ है। जैसे मैंने ये कहा कि ये किन्हीं महापुरुष का चित्र है, मान लो गांधी जी का चित्र है ये, तो क्या ये गांधी जी का आदमकद चित्र है? नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा तो गांधी जी का कान था, है ना, तो ये आदमकद चित्र उनका नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि क्या ये चित्र चूहे का आदमकद चित्र है, तो आप कहोगे सर हाँ ये चित्र आदमकद है, क्योंकि जितना बड़ा चूहा होता है उतना बड़ा हमने क्या बना दिया है? चित्र बना दिया है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो गंगा सिंह का जितना मतलब आदमकद का मतलब जितना बड़ा कद उतना ही बड़ा क्या बनाना? चित्र बनाना। तो ये आदमी भी फेमस है। 3 नंबर पे सबसे ज्यादा फेमस कलाकार कौन हुए थे? उस्ता कला के हिसामुद्दीन जी उस्ता। कौन हुए? हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार। उस्ता कला के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार कौन रहे हैं? हिसामुद्दीन जी उस्ता रहे हैं। अब देखो कहां के थे हिसामुद्दीन जी? दुलमेड़ा गांव के थे। दुलमेड़ा गांव कहाँ है? लूणकरणसर में। कहाँ है? लूणकरणसर में दुलमेड़ा गांव है। इसके बाद में 1986 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड। और 1987 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बीकानेर में उस्ता कला से संबंधित एक सेंटर है जिसका नाम है उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के पहले निदेशक भी थे। ठीक है, उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है बीकानेर में। उसके प्रथम निदेशक कौन रहे हैं? हिसामुद्दीन जी उस्ता रहे थे। दुलमेड़ा गांव के थे। 86 में इनको क्या मिला? पद्मश्री। 87 में इनका क्या हो गया? देहांत। हिसामुद्दीन जी उस्ता उस्ता कला के सर्वाधिक फेमस कलाकार है। इलाही बख्श इसलिए फेमस है कि गंगा सिंह का आदम का चित्र इसने बनाया था। कादर बख्श उस्ता जो है उस्ता कला का प्रथम प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। उस्ता कला लाहौर से बीकानेर अनूप सिंह लाया। और लाहौर में कहाँ से आई थी? पर्शिया या ईरान से आई थी। मुगलों के काल में आ गई ये कला। उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। उस्ता कला को मुनव्वती कला भी कहते हैं। और उस्ता कला होती क्या है? ऊंट की खाल पे सोने का चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो इसके बढ़िया। हाँ, स्क्रीनशॉट मार लिया आपने? ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में उस्ता कला में वर्तमान में फेमस कलाकार है हनीफ। कौन है? हनीफ उस्ता। हनीफ उस्ता ने क्या काम किया है? पहली बात तो ये वर्तमान में फेमस कलाकार है। किसका? उस्ता कला का। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हनीफ उस्ता वर्तमान में फेमस कलाकार है उस्ता कला का। इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया है ऐसा? इन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह पे, ख्वाजा साहब की दरगाह पे इन्होंने स्वर्ण नक्काशी की है। ख्वाजा साहब की दरगाह पे स्वर्ण नक्काशी
की है। समझ रहे हो बात को? सवर्ण नक्काशी का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की खुदाई करके और उस पर डिजाइनिंग देना। तो इसने दीवार पे ऊंट की खाल लगा दी और ऊंट की खाल पे सोने से इसने डिजाइनिंग दे दी। ये काम किया हनीफ उस्तानी, जो वर्तमान फेमस कलाकार है। इसके अलावा एक नाम आता है ज्योति स्वरूप शर्मा। ज्योति स्वरूप शर्मा। ज्योति स्वरूप शर्मा है कहां से? जोधपुर से। कहां से है? जोधपुर से है। और क्या काम किया है इन्होंने ऐसा? ये महिला है, जोधपुर से है। इन्होंने तलवार की ढाल तथा सुराही पे नक्काशी की है। सुराही पे सोने की नक्काशी की है। तो ये सुराही पे और ढाल पे, ढाल आपने देखी होगी योद्धा के एक हाथ में होते हैं ना, इस प्रकार से गोल प्लेट होती है। इस प्रकार से ना, तो उस पे ऊंट की खाल लगा दी और उसके ऊपर डिजाइनिंग कर दी। सुराही पे इसने स्वर्ण नक्काशी की है। सुराही पे भी इसने क्या की है? स्वर्ण नक्काशी की है, कर दी इन्होंने ऊंट की खाल लगा के और बाद में सोने से डिजाइनिंग बना दी है। तो ये काम इसने कर दिए हैं। अब ध्यान में रखना, इसमें एक जो नाम और आया था वो अलग से आपको बता दूं, वो भी एक कला और है जो ऊंट की खाल पे होती है। तो यहाँ पे नोट में अपने एक बात लिख लेंगे जिसका नाम है कुप्पी कला। क्या नाम है? कुप्पी कला। कुप्पी कला का मतलब क्या होता है? ऊंट की खाल से प्राचीन काल में घी तेल, क्या? घी तेल रखने के कीपनुमा बर्तन बनाना। कीपनुमा बर्तन बनाना। कीपनुमा बर्तन बनाना क्या कहलाएगा? कुप्पी कला। कौन सी कला हो जाएगी? कुप्पी कला हो जाएगी। कैसे बनेगा कुप्पा? इस प्रकार से बना करते थे कुप्पे। ठीक है, ऊंट की खाल से इस प्रकार से कुप्पे बनाए जाते थे, वो घी तेल रखने के काम आते थे। ये कुप्पी कला है, ये भी लाहौर की थी। सोने का प्रयोग नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं कि ऊंट की खाल से ये होती है, ऊंट की खाल से उस्ता कला होती है। उस्ता कला में सोने का काम किया जाता है, इसमें सोने का प्रयोग नहीं किया जाता। लाहौर से ये कला बीकानेर आई, और लाहौर से इस कला को बीकानेर कौन लाया था? बीकानेर का राजा है राय सिंह राठौड़। बीकानेर का राजा कौन है? राय सिंह इसको लेके आया था। तो उस्ता कला से ये बात अलग है थोड़ी सी, लेकिन आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करके रखोगे तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रही है बातें। स्क्रीनशॉट लेके नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, तो ये हमारी कला कंप्लीट होगी साथियों। कौन सी? उस्ता कला। ठीक है, अब आगे चलो इसमें। अब हम बात करेंगे उस्ता कला, सॉरी हस्तकला टॉपिक में एक नई बात है जिसका नाम है पोट्री। क्या नाम है? पोट्री कला। क्या होती है पोट्री कला? पहली बात तो आपको समझना होगा पोट क्या होता है। पोट, पोट होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। पोट क्या होता है? चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी का बर्तन पोट, और पोट पे चित्रकारी। पोट पे चित्रकारी क्या होती है? पोट्री। क्या होती है? पोट्री होती है। पोट पे पेंटिंग को क्या कहेंगे साथियों? पोट्री कहेंगे अपने। ठीक है, हाँ। तो पोट पे पेंटिंग को क्या कहेंगे? पोट्री कहेंगे। ये पोट कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो चीनी मिट्टी है, ये जो चीनी मिट्टी है इसमें मिक्स करते हैं एक तो हरा कांच। हरे कांच को कहीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीरा। एक इसमें मिक्स करते हैं गोंद। गोंद को क्या कहते हैं? साजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंद को साजी कहते हैं। इसके अलावा इसमें
सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। NaCO3 होता है ना। हाँ, इसके बाद में इसमें और कौन सी चीजें मिलाएंगे? क्वार्ट्ज नाम का एक पत्थर है, खनिज है, वो मिला देंगे। और एक इसमें मिलाएंगे मुल्तानी मिट्टी। इन 5 तत्वों को मिला के चीनी मिट्टी बनती है। और चीनी मिट्टी का क्या बनता है? पोट। चीनी मिट्टी का क्या बनता है? पोट बनता है। चीनी मिट्टी का क्या बनता है? पोट बनता है। समझ रहे हो बात को? पोट पे पेंटिंग करना क्या हो जाएगा? पोट्री। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो बहुत ही अद्भुत कलाकारी ये रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने इस पे क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। क्या कर देंगे? इस पे पेंटिंग कर देंगे। तो चीनी मिट्टी के बर्तन पे, पोट पे जो पेंटिंग होगी उसको क्या कहेंगे? पोट्री। क्या कहेंगे? पोट्री। कितना शानदार, लाजवाब है। ये कौन लगा? अभी गुरुजी बना के अब रखी हुई थे। ये चीज है। अब देखो, कलर के अकॉर्डिंग पोट्री के कौन कौन से अन्य नाम होते हैं। नीले रंग से अगर डिजाइनिंग करे ना तो ब्लू पोट्री होती है। मैंने बनाई है वो, एक तरीके से ब्लू पोट्री हो जाएगी। ब्लू पोट्री दोस्तों जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की। एक होती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री है साथियों कोटा की। कहाँ की? कोटा के। एक कागज जैसा पतला कोई बर्तन हो, कागज की तरह पतले बर्तन पे पोट्री करें तो वो कागजी या डबल कट की पोट्री कहेंगे उसको। कागजी या फिर डबल कट की पोट्री कहेंगे। कागजी या जो डबल कट की पोट्री है, ये कहाँ की है साथियों? अलवर की है। कहाँ की है? अलवर की। इसके अलावा लाख की पोट्री, या इसको सुनहरी पोट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरी पोट्री कहते हैं। तो लाख की पोट्री ये कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की। देखो कितने बढ़िया तरीके से, कितने प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ और कितनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। मतलब साथ में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, पढ़ते पढ़ते चीजें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी आपको। ठीक है, इतना शानदार, इतनी मधुर आवाज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लेना। हो गया? चलो देखो नेक्स्ट इसमें कौन कौन सी बातें हमें और करनी है। पोट्री का थोड़ा सा इतिहास हमें जानना ही होगा। पोट्री का इतिहास, ये जो पोट्री कला है दोस्तों, ये पोट्री कला पर्शिया ईरान से आई थी। पर्शिया, इसका नाम ईरान, पर्शिया या ईरान से। जब ये भारत में आई थी उस समय अकबर का शासन था। भारत में किसका शासन था? अकबर का टाइम चल रहा था, उस समय शासन था उसका। अकबर के शासन काल में ये जो कला है ये 2 जगह आई थी। एक तो आई दोस्तों दिल्ली, और एक ये कला आई थी लाहौर। दिल्ली और लाहौर आ गई ये कला अकबर के काल में। लाहौर गया था जयपुर का राजा मान सिंह। तो जयपुर का राजा मान सिंह लाहौर से जयपुर ले आया कौन सी कला को? कौन सी कला को? पोट्री कला को ले आया। पोट्री कला चलती गई, टाइम लग गया और बहुत सारा।
उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया जब जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के काल में क्या हुआ वो आप ध्यान में रखना। राम सिंह सेकंड ने देखा कि यार जो कलाकार है इनको काम धंधा कोई ढंग का आता ही नहीं है, पोट्री कलाकार तो रहे हैं लेकिन टाइम पास सा कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि मेरे जो कलाकार हैं उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, अच्छे से सीखने की जरूरत है। तो राम सिंह के पास में दो कलाकार थे, एक का नाम था कालू कुम्हार, क्या नाम था, कालू कुमार, एक का नाम था चूड़ामणि कुमार। कालू कुम्हार और चूड़ामणि कुमार, दोनों को इसने दिल्ली भेजा और दिल्ली में था भोला कुमार, क्या नाम था, हाँ भोला कुमार से ये ट्रेनिंग लेके लौटे दोनों कलाकार कालू और चूड़ामणि, राम सिंह के पास वापस आए, ट्रेनिंग लेके बढ़िया सीख के आए। तो कहा जाता है कि पोट्री का सबसे ज्यादा विकास राम सिंह के काल में हुआ, पोट्री का सर्वाधिक क्या हुआ राम सिंह के काल में विकास। तो इसलिए पोट्री का गोल्डन टाइम राम सिंह के टाइम को माना जाता है। समझ रहे हो बात को क्या। इसके बाद में क्या हुआ था, पोट्री कला आजादी के बाद में बिल्कुल ही क्या हो गई, गायब हो गई। तो पोट्री कला को, कौन सी कला को, पोट्री को कहते हैं कि पोट्री कला मृत हो गई, गायब हो गई, मर गई। तो पोट्री कला को पुनः जीवित किसने किया था, कृपाल सिंह जी शेखावत ने, कृपाल सिंह जी शेखावत ने पोट्री कला को पुनः जीवित किया था। कहां के थे ये मऊ गांव के थे, मऊ गांव कटा है गुरु जी, सिक्कर में। कृपाल सिंह जी शेखावत मऊ गांव के थे। मऊ गांव आपका कहां पड़ता है, सिक्कर में पड़ता है। समझ रहे हो बात को, मऊ सिक्कर। देखो के मिलियो गुरजियान 1974 मान मिलियो पद्मश्री, के मिलियो पद्मश्री। 1980 मान मिलियो कलाविद पुरस्कार, राष्ट्रीय कलाविद पुरस्कार मिल गयो। 2002 में अन मिली शिल्प गुरु की उपाधि, किसी उपाधि, शिल्प गुरु। और 2009 में ये आपन छोड़ के चला गया। तो आंगो देहांत, आंगी मृत्यु कद हुई है 2009 में। तो पोट्री कला बहुत ही बढ़िया तरीकों, बहुत ही शानदार अंदाज में आपा पूरी कर लिया टाबरों। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेगे फिर नोट करनी है। ले लियो स्क्रीनशॉट। तो पोट्री होगी, उस्ता कला होगी, कसीदा कला अपनी कंप्लीट होगी। अब लियो इंग बाद में देखो। नेक्स्ट हम छोटी मोटी 2-3 कलाकारियों की बात कर लेते हैं ना। एक होता है मिरर वर्क, किशो वर्क गुरुजी, ओ किशो को है मिरर वर्क। देखो मिरर वर्क का मतलब होता है, मिरर मतलब कांच, कपड़े पर कांच की जड़ाई, कपड़े पर कांच की क्या करना, जड़ाई करना। कपड़े पर कांच की जड़ाई क्या कहलाती है दोस्तों, मिरर वर्क। क्या कहलाती है, मिरर वर्क कहलाती है। तो मिरर वर्क कहां का है, चौहटन का। चौहटन कटा है गुरुजी, चौहटन है बाड़मेर में, कटा है चौहटन बाड़मेर में। गुरुजी चौहटन में नाम तो चौहटन बार बार आवा है, बहुत बार आवा है चौहटन। इश्यू क्या है चौहटन में, देख पहली बात तो गोंद उत्पादन के लिए फेमस है चौहटन। किस उत्पादन के लिए, गोंद उत्पादन के लिए चौहटन फेमस है। ठीक है, इसके अलावा क्या है चौहटन के अंदर, काकरेज गाय का प्रजनन केंद्र, काकरेज गाय का प्रजनन केंद्र। समझ गए बात को। 3 नंबर पे बात है, यहां एक मंदिर है जिसका नाम है सुइया मंदिर, सुइया मंदिर है। और एक है यहां पे विरात्रा माता मंदिर। विरात्रा माता जो भोपों की कुल देवी है, किसकी, भोपों की कुल देवी। भोपों की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर भी कहां पे है, चौहटन के अंदर है। इतनी सारी बातें हैं चौहटन में। और चौहटन आपनो कठा है बाड़मेर में। एक डांस है चौहटन को, कन्नुड़ा नृत्य। कौन सा,
कानुड़ा नृत्य कहाँ का है? चौटन का, और चौटन आपका कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। समझ आ गई ना बढ़िया तरीके से बात? ठीक है। इसके बाद में एक इसमें काम है जिसका नाम है जटपट्टी। ये भी एक कला है। जटपट्टी क्या होता है? जट मतलब बाल। ये ना समझ रही भी कोई कन्ने बैठी हो, कोई तैयारी करने लाग रही है, बिंगा बाल पकड़ के बिंगे जट पाकपा खींच लिया तो बाद जटपट्टी कला हो जाएगी। मारा को बहुत बाबूड़ा। जटपट्टी कला देखो क्या है। ये जो जटपट्टी है ये होती है बकरी के बालों की चटाई। ठीक है, इसको ऐसे मत समझ लेना कि बकरी आई, बकरी पकड़ ली, बिंगा बाल ने आपा चाटन ला गया जीबू। ठीक है, बा कोई कला को नहीं होगी। बकरी के बालों की चटाई मतलब बकरी के बालों से चटाई बनाना, दरी बनाना, मेट बनाना, है ना। तो वो जटपट्टी कला है। जटपट्टी कहाँ की है? जसोल की। जसोल आपका कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है जसोल? बाड़मेर के अंदर है। बकरी के बालों की चटाई जसोल गांव में होती है। और जसोल गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई क्या? आगे इतनी बढ़िया तरीके से बातें सारी। तो क्लास बहुत शानदार रही आज की। मैंने बहुत ही मस्त तरीके से बड़े प्यारे मधुर अंदाज में आपको पढ़ाया है। इसी प्रकार से रूटीन में क्लासें चलेगी, लगातार एक से बढ़कर एक क्लास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो और ज्यादा खतरनाक रहेगी। आज मैंने एक सामान्य तरीके से पढ़ाया है इस क्लास को, लेकिन नेक्स्ट अगली क्लास जो है वो कतई जहर क्लास होगी, फाड़ू क्लास होगी आपकी वो। ठीक है, हाँ। तो आज ये मेरी इस पे पहली क्लास थी ना, तो थोड़ा सा ऐसे है कि मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। कल वाली याद हो, अगली क्लास है बड़ी भयंकर खतरनाक जिंदाबाद जबरदस्त शानदार क्लास होगी। ठीक है, हाँ, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।